Welcome back to our channel with one more interesting video series which is related to Python programming. This video series will be completely in Hindi. So हम इस वीडियो सीरीज़ को जो है completely हिंदी में बना रहे हैं. तो यहाँ पे हम Python पढ़ेंगे और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पहले देखेंगे Python क्या है, व्हाट इज़ Python, हिस्ट्री ऑफ Python क्या है, फीचर्स क्या है Python के और एप्लीकेशन कहाँ पे हम Python को यूज़ करते हैं. तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे. व्हाट इज़ Python, पाइथन क्या है. पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमें पता है, बट पाइथन क्या है, उसमें क्या फीचर्स है. पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड वर्ड का मतलब क्या है, पहले मैं ये बोलूँगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है ये भी बोलूँगा, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. पाइथन इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विद डायनेमिक सिमेंटिक्स. पहली टर्म जो हमने यूज़ की है इंटरप्रेटेड का मतलब ये है जैसे आप सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, C++ का आपने यूज़ किया होगा, जावा का यूज़ किया होगा, तो वो सारी लैंग्वेजेस जो थी आपके पास, वो आपके पास थी कंपाइलर बेस्ड, वो कंपाइलर का यूज़ करती थी. तो कंपाइलर क्या करता है, आपने सपोज 5-6 लाइन्स का कोड लिखा है, यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम लिखा है, सपोज आपकी प्रोग्राम में इस लाइन में एरर है, पहली लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, दूसरी लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तीसरी लाइन भी, कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, किसी भी लाइन का आउटपुट नहीं आएगा जब तक ये एरर आप नहीं निकालेंगे. जबकि पहली 3 लाइन तो ठीक है, लेकिन एरर इस लाइन में है, तो ये एरर जब तक नहीं निकलेगा तब तक पूरा जो आपका प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. बट हमारी पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड है. इंटरप्रेटर का मतलब ये है अगर आपके पास कुछ लाइन्स का कोड है, आपकी बीच में तीसरी लाइन पे एरर है यहाँ पे, तो पहली 2 लाइन्स जो है इनका कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो रन भी हो जाएगा. लेकिन एरर तीसरी लाइन पे है तो तीसरी लाइन पे स्टॉप हो जाएगा. उसी लाइन पे स्टॉप होता है जिस लाइन पे एरर हो, तो तब तक जो है वो लाइन्स, बाकी लाइन्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उनका आउटपुट एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो ये है मतलब इंटरप्रेटर का. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, अब अगर मैं बात करूं जावा, PHP या C++ की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या है, वो आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सिमिलरली पाइथन भी आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आपने देखा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या करते हैं, क्लास का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं. क्लास में हम क्या करते हैं, कुछ मेंबर्स को बनाते हैं. मेंबर्स में आता है वेरिएबल्स और मेंबर्स में आते हैं फंक्शंस. वेरिएबल्स को हम प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं और फंक्शंस को हम मेथड्स भी बोलते हैं. तो वेरिएबल्स और फंक्शंस को हम एक बार बना लेते हैं यहाँ पे. फिर हम सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो हम अलग अलग उन ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वही सेम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं. हम अलग अलग से वेरिएबल्स नहीं बनाते हैं. सपोज ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए अलग अलग इंस्टेंसेस. इस स्टूडेंट का अलग से रोल नंबर होगा, इस स्टूडेंट का अलग से रोल नंबर होगा, इस स्टूडेंट का अलग से रोल नंबर होगा. तो हम इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए अलग से रोल नंबर वेरिएबल का यूज़ नहीं करते. हमने यहाँ पे क्लास में एक ही बार रोल नंबर का यूज़ किया होगा या कोई फंक्शन कैलकुलेट मार्क्स का यूज़ किया होगा, तो हम उसी एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं या उसी एक फंक्शन का यूज़ करते हैं. इसके लिए अलग से करते हैं, इसके लिए अलग से करते हैं, इसके लिए अलग से करते हैं. दैट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम सेम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं जो क्लास में हमने बनाई हुई है. तो इससे क्या होता है, रिपीट होता है. हमें वेरिएबल्स को अलग अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है और उन्हीं वेरिएबल्स को हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं, उन्हीं फंक्शंस को हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं, जिससे हमारा कोड बहुत छोटा हो जाता है और एफिशिएंटली काम करता है. तो सेम जो हम करते थे C++ में या PHP में या जावा में, मतलब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी. सिमिलरली आपका पाइथन जो है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. तो यहाँ पे अब, और यहाँ पे लिखा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट डू यू मीन बाय हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे आपको सिंपली अंग्रेजी समझ आती है, आपको इंग्लिश में समझ आता है A = 10. दैट मीन्स ये तो एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये यहाँ पे एक कोड में एक पार्ट है, मतलब आपको ये इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे A = 10. ये आपको इजीली समझ में आ रहा है कि A में आपको 10 असाइन करना है. बट एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये आपको इजीली समझ में आ गया, दैट मीन्स ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग का कोड है. लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, मशीन में क्या होता है, A एक वेरिएबल है, दैट मीन्स एक मेमोरी की लोकेशन है. पूरी मेमोरी में एक जगह होती है जिसका एक एड्रेस होता है. सपोज 6EAF0, ये इसका अल्फान्यूमेरिक एड्रेस होता है और यहीं पर 10 स्टोर होता है. इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिस, आपको ये याद रखने से क्या, आपको ये याद नहीं रखना पड़ता है, तो आपके पास ईजी होता है कि आपके लिए ईजी होता है कि आप इस अल्फान्यूमेरिक एड्रेस को एक
वेरिएबल का नाम दोगे, ए हमने यूज़ किया, आपके लिए इजी होता है कि आप इस ए में 10 को असाइन करते हो। आप जैसे आप इंग्लिश समझ लेते हो सिंपल, तो वैसे आपको ये भी समझ में आएगा ए में आपको 10 असाइन करना है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ए एक्चुअल में मेमोरी की एक लोकेशन है जहाँ पे आपको 10 स्टोर करना है, और उस मेमोरी का कोई एड्रेस आपको याद रखना था। जबकि वो डिफ़िकल्ट होता आपके लिए, तो आप क्या करते हैं, आप इस ए को याद रखते हो यहाँ पे, जहाँ पे आपको ये प्रोसीजर, मेमोरी का प्रोसीजर याद रखने के बदले आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली कोई वेरिएबल बना लेते हो, जैसे आपको सिंपल इंग्लिश समझना होगा। तो यहाँ पे आपके लिए इजी होता है। विद डायनेमिक सिमेंटिक्स, डायनेमिक सिमेंटिक्स का मतलब क्या है? डायनेमिक सिमेंटिक्स का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे लिखा, आप मतलब जैसे आप सी या C++ यूज़ करते थे, तो डायनेमिक सिमेंटिक्स यहाँ पे अब टर्म है डायनेमिक सिमेंटिक्स। डायनेमिक सिमेंटिक्स का मतलब ये है कि सपोज आप अभी लिख रहे थे यहाँ पे a = 10, तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सी में देखोगे, आप लिखते थे इंट, या जावा में इंट a = 10, तो आप पहले a को इंटीजर डिफाइन करते थे। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, आपने a में अगर 10 लिखा तो ये खुद समझ जाएगा कि a किस टाइप का वैल्यू पकड़ेगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू पकड़ेगा। अगर आप लिखोगे a = हेलो, तो ये एक स्ट्रिंग है, हमें यहाँ पे लिखना ही नहीं है इसका डेटा टाइप, ये खुद ही समझ जाएगा कि a में आपको हेलो असाइन करना है, एक स्ट्रिंग असाइन करनी है। तो इसका मतलब है डायनेमिक सिंटेक्स। ये जो यहाँ से वैल्यू आएगा, चाहे 10 आए, चाहे हेलो आए, चाहे खाली सपोज l आएगा a में, तो इसको खुद समझ में आ जाएगा ये कैरेक्टर टाइप का है, इसको कैर असाइन करना है। तो आपको यहाँ पे कैर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप सी प्रोग्रामिंग लिखते थे यहाँ पे कैर, तो आपको यहाँ पे असाइन, आपको यहाँ पे खाली वैल्यू देना है, बाकी ये खुद समझ जाएगा कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है, इसको किस टाइप का डेटा लेना है यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ पाइथन पे। तो पाइथन जो है, ये पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया था, जूलियो वैन रोसम ने इंट्रोड्यूस किया था 1989 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट वर्जन जो है पाइथन का वो 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 94 में पाइथन का 1.0 जो है वर्जन वो रिलीज़ हुआ था। उसमें कुछ नए फीचर्स थे, उसमें जैसे मैप फीचर है, फिल्टर फीचर है, लैम्डा फीचर है, वो फीचर्स इसमें ऐड ऑन हुए। तो इसके बाद 1.0 के बाद 2.x वाला जो वर्जन है वो इंट्रोड्यूस हो गया। x का मतलब है कि 1, 2, 3, मतलब इसमें कुछ सब वर्जन्स भी आ गए थे। फिर मेन तो है 2.2, इसके बाद है x का मतलब है 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 2.3 भी, जितने सारे मतलब यहाँ पे x का मतलब है कि कोई भी मतलब 1, 2, 3 इसके सब वर्जन्स। तो यहाँ पे 2.x जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें कुछ और फीचर्स आए थे, जैसे कॉम्प्रहेंशंस, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम आया था उसमें। इसी तरह 2.x के बाद 3.x आया था। अभी जो करंट वर्जन है वो 3.11 है। अगर आप इसको ऑनलाइन भी देखोगे 3.11, हम यहाँ पे अगर ऑनलाइन इसको देखेंगे तो करंट पाइथन, आपको यहाँ पे गूगल सर्च करना है पाइथन डाउनलोड, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की, और यहाँ पे आ रहा है 3.11.1, ये वाला वर्जन अभी चल रहा है। तो एक्चुअल में ये है 3.x, तो यहाँ पे 3.x के बदले x के बदले भी क्या है यहाँ पे 11। तो इससे पहले आप देख सकते हैं 3.10.6 था, 3.10.7 था, ठीक है। तो ये अभी करंट वर्जन जो है एक्चुअल में असली तो आपके पास 3 है, लेकिन अभी चल रहा है x में 11, ठीक है। तो ये 2008 में 3 वाला जो वर्जन है वो 2008 में आया था। तो पाइथन के क्या फीचर्स है, फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है? एक तो ये इजी टू लर्न है, मतलब आपने देखा होगा कि इसको मतलब इसमें कितना इजी होता है। जैसे a = 10 लिखा मैंने, तो ये कितना इजी है, मतलब ना ही आपको वो लास्ट में डालने हैं वो टर्मिनेटर वगैरह, वो एरर्स भी इसमें नहीं आएंगे। आप डालो या ना डालो कोई बात नहीं है। या आपको ये हाई लेवल है, a = 10, आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन आप सी में लिखते थे इंट, या जावा में लिखते थे इंट, PHP में लिखते थे $a, तो आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे लिखो a = 10, जैसे इंग्लिश आप लिखते हो। तो ये ईजी है, समझना इजी है, इसको लिखना भी इजी है, एरर्स कम आते हैं। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब है ये फ्री, इसके सारे फ्रेमवर्क्स आपको फ्रीली अवेलेबल है नेट पे, ठीक है। आपको कोई भी इसमें चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इसके इवन इसका जो एडिटर है जिसमें पाईचार्म जो है, पाईचार्म जिसमें आप कोडिंग करते हैं, वो भी फ्री है। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा है ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी।
इसमें देखो पाइथन जो है वेब एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ होता है और मशीन लर्निंग के लिए भी यूज़ होता है। मशीन वेब एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं जैंगो, ठीक है। तो इसको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम वेब एप्लीकेशंस के लिए अगर यूज़ करेंगे तो हमें जैंगो का यूज़ करना है। जैंगो हमें लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा जो जैंगो है। और इसी तरह अगर हम मशीन लर्निंग के लिए यूज़ करेंगे हमें नमपाई या पैंडस का भी यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप इसको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चला सकते हो। जैसे आप विंडोज़ पे भी चला सकते हो, जो एप्लीकेशन आप विंडोज़ पे बनाओगे उसको आप विंडोज़ पे भी चला सकते हो, उसको आप लाइनेक्स, यूनिक्स उन पे भी चला सकते हो, ठीक है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम चला सकते हैं। वर्क्स ऑन इंटरप्रेटर लॉजिक, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपकी बहुत सारी लाइन्स हैं, यहाँ पे बीच में एक लाइन पे एरर आ गया तो बाकी लाइनें आपके पास रुकेंगी नहीं। वो ये कंपाइलर बेस्ड नहीं है, इंटरप्रेटर बेस्ड है, तो वो लाइनें आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इस पे एरर है तो यहाँ से स्टॉप होगा, तो दैट मीन्स इंटरप्रेटर लॉजिक। मल्टी पैराडिगम लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी लिख सकते हो, आप इसको सिंपल वे में भी लिख सकते हो, प्रोसीजरल वे में भी लिख सकते हो। तो ये मल्टी पैराडिगम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी यूज़ कर सकते हो आप इसमें, और प्रोसीजरल का भी आप यूज़ कर सकते हो, और सिंपल प्रोग्रामिंग भी आप इसमें लिख सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट मैंने अभी आपको बोला हो, तो हाई लेवल का मतलब है कि आप इसको इस तरह लिख सकते हो जैसे आपको कोई सिंपल इंग्लिश लिखना होगा। एक्सटेंडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट मीन्स हम इसको कंबाइन कर सकते हैं किसी और। अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट होगा, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होगा, कोई वेबसाइट होगी, उसमें पाइथन का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई और लैंग्वेज का भी यूज़ हुआ होगा तो हम पाइथन को उसमें मिक्सअप कर सकते हैं। वी कैन कंबाइन इट। सो हम पाइथन लैंग्वेज को जो है किसी और लैंग्वेज के साथ भी कंबाइन करके कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसको हम अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं। जैसे आपको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे सीधे लिखोगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। कोई भी ये नहीं, आपको खुद ही समझ में आता है, ना ही आपको वो लास्ट में टर्मिनेटर डालना है। इसमें टर्मिनेटर डालना भी ज़रूरी नहीं है, आपको सीधे जो है जस्ट लाइक इंग्लिश ही लिखना है यहाँ पे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। GUI सपोर्ट का मतलब ये है कि हम इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप इसको मशीन लर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको वेब एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली आप इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है खाली डेस्कटॉप, आप इसमें गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, तो पाइथन की क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे डेटा एनालिसिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, रोबोटिक्स में इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ऊपर भी बोला, जैंगो फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे तो हम इसमें वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपको इसमें टिंकर का यूज़ करना होगा। टिंकर एक लाइब्रेरी है, इसी तरह जैंगो भी एक लाइब्रेरी है। गेम डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए हमें नमपाई का यूज़ करना होगा इसमें, जो एक फ्रेमवर्क है इसका, ठीक है। तो मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे VLC जो है आपका, उसमें भी पाइथन का यूज़ हुआ है, जो एक ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर है। कौन कौन सी कंपनी जो है पाइथन का यूज़ करती है। गूगल में पाइथन का यूज़ हुआ है, गूगल जो आपके पास है। नेटफ्लिक्स आपने देखा होगा, तो नेटफ्लिक्स आप जो है पाइथन का यूज़ करती है। नेटफ्लिक्स इसको बफरिंग के लिए यूज़ करते हैं, बफरिंग वीडियो में जो बफरिंग होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसी तरह फेसबुक जो है, फेसबुक में भी इसका यूज़ हुआ है। फेसबुक में इसलिए हुआ है क्योंकि इसको डेटा जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको मैनेज करने के लिए पाइथन का यूज़ किया है फेसबुक में। यूट्यूब में भी पाइथन का यूज़ हुआ है। यूट्यूब में इसलिए हुआ है, यूट्यूब में बेसिकली रिकमेंडेशन जो आती है, जैसे यूट्यूब में आपके पास सपोज़ आप कोई वीडियो देखते हो आज, तो उस बेसिस पे मतलब वीडियो खुद ही जज कर लेता है कि इस आदमी को, जो ये यहाँ पे यूज़र देख लेता है, ये वीडियो देख लेता है, तो इसको किस टाइप की वीडियो पसंद है, इसको किस टाइप की वीडियोस आगे देखने हैं, तो आपको रिकमेंडेशन में आते हैं वो वीडियोस।
जिस टाइप का आप वीडियो देखोगे, आप सपोर्ट्स के वीडियोस देखोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको सपोर्ट्स के ही वीडियो आपको रिकमेंडेशंस में आती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ पाइथन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको यूट्यूब ने यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंस्टाग्राम में भी हमें पाइथन का यूज़ हुआ है। ड्रॉपबॉक्स में भी पाइथन का यूज़ हुआ है। यूटोरेंट में भी पाइथन का यूज़ हुआ है। और यूटोरेंट में इसलिए हुआ है क्योंकि हमें वहाँ पे पेयर टू पेयर कनेक्शन जो करना होता है उसमें यूज़ हुआ है पाइथन का। तो ये थी इंट्रोडक्शन पाइथन की। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजीज।